Hello everyone, welcome to BioVibes Learning. Hope you guys are doing well and taking care of yourself. So in today's video, we're gonna discuss about the February 2021 question solution. And basically this video is totally inclined towards the molecular biology questions. जो भी molecular biology के questions आए थे, around 8 or 9 questions आए थे हमारे shift 1 में. तो उनसे रिलेटेड पूरा डिस्कशन मैंने रखा है यहाँ पे विद सॉल्यूशंस. सो लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो. So this is the first question. Remember this is about the February 2021 जो हमारा हुआ था इस साल. तो बेसिकली ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है पूरा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन. सी दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन आर ट्रू एक्सेप्ट यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट थिंग, नॉट द करेक्ट थिंग. यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. So let's proceed. In this first option they are saying some terminator sequences requires rho protein for termination. Exactly जो हमारा बैक्टीरियल टर्मिनेशन हम बात करते हैं, जो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं वो दो तरीके से होता है. एक होता है इंट्रिंसिक जो कि होता है रो इंडिपेंडेंट, और जो दूसरा होता है वो होता है रो डिपेंडेंट. रो एक प्रोटीन होता है जो कि एक साइट रिकॉग्नाइज करता है जिसको हम रट साइट बोलते हैं. तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो रो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन भी कर सकते हैं. तो एग्जैक्टली सम टर्मिनेटर सीक्वेंस रिक्वायर्ड रो प्रोटीन फॉर द टर्मिनेशन. एग्जैक्टली कुछ टर्मिनेशन सीक्वेंसेस रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रखते हैं फॉर द टर्मिनेशन. उन सीक्वेंस को क्या रट साइट का नाम दिया गया है. Inverted repeat and T-rich non-template strand defines intrinsic terminators. ये बोल रहे हैं जो intrinsic terminator होता है जो रो इंडिपेंडेंट होता है उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? इन्वर्टेड रिपीट्स की एंड T-rich non-template strand. First of all, T-rich, that means they are saying about the DNA non-template strand. तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये देखिए, जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर्स होते हैं ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक टर्मिनेटर्स बिकॉज दे डू नॉट नीड एनी फैक्टर टू वर्क, कंसिस्ट ऑफ टू सीक्वेंस एलिमेंट, अ शॉर्ट inverted repeats which is around 20 nucleotide followed by a stretch of about 80 rich base pair. एंड दीज बेस जो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं वो हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी वजह से जो एलोंगेशन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है. हमारे पास एक डीएनए का सीक्वेंस होता है पर्टिकुलर इस तरीके का, उसमें कुछ हमारे इन्वर्टेड रिपीट्स के सीक्वेंस दिए होते हैं और लास्ट में हमारा टी रिच रीजन होता है. ये टी रिच रीजन हमारा डीएनए के नॉन टेम्पलेट में होता है जो कि हमारा आरएनए के जो रीजन होते हैं उसमें वो यू होता है, पॉली यू. And they are saying about the DNA, so it's the right option कि inverted repeats होते हैं और T-rich non-template strand होता है. T-rich non-template strand DNA में होता है, RNA में ये U-rich हो जाता है. So this option is also correct. Then third option is saying row-dependent terminator may possess inverted repeat element. So they are saying may. एक possibility दी है कि हो सकता है, ऐसा हम पढ़ते नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की बन सकती है. ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा गलत है या नहीं है ये डिपेंड करेगा हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर. नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग NUSA इज नेसेसरी फॉर इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन. So what is this NUSA? So this NUS factor or requires a nut site RNA modified RNAP like RNA polymerase resists the pause and termination signals several clobase pair downstream of their modification site. N-based processive anti-termination. These NUS are the anti-termination, they are not helping in a termination, they are the anti-termination. Has been investigated since 1960 and served as a paradigm to the transcription regulation. And of the Fas lambda was one of the first factor discovered that exhibit the anti-termination activity and that control the RNAP during the transcription elongation instead of initiation.
ये एक एंटी टर्मिनेटर होता है, ना कि ये हेल्प करता है टर्मिनेशन में। ये एक एंटी टर्मिनेटर के जैसे यूज करता है आरएनए पॉलीमरेज। So this option is saying NUS is necessary for intrinsic transcription termination. No, this is the wrong statement. So the correct answer for this is D. I am hoping this option is clear, like why we are opting for this. क्योंकि जो C option में है उसमें वो possible statement दे रहे हैं और possible statement true होता है। अगर हमें नहीं पता तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट में और पॉसिबल स्टेटमेंट में हम ये देखेंगे जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन जाता है। तो ये नस ए वाला जो ऑप्शन था ये गलत था। लेट्स मूव फर्दर एंड सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रिपेयर एंड बेस एक्सीजन रिपेयर। तो दे आर आस्किंग द बेसिक क्वेश्चन, एक होता है हमारा डायरेक्ट रिपेयर और एक होता है हमारा एक्सीजन रिपेयर। ये जो डायरेक्ट रिपेयर होता है, कोई भी हमारे डीएनए में जब म्यूटेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ यूवी रेस, उसमें हम डायरेक्ट रिपेयर का यूज करते हैं। और ये बेस एक्सीजन रिपेयर, एक्सीजन मतलब उस बेस को हटा करके नया बेस लगाना। एक्सीजन का मतलब क्या होता है? एक्सीजन का मतलब ही रिमूवल होता है। नॉर्मल वोकेबलरी में एक्सीजन का मतलब हम रिमूवल पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, लेट्स सी। Direct repair restore original structure of a altered nucleotide without replacement, while in base excision repair the section of the DNA containing the distortion is removed. The correct base pair is added and resealed. Exactly, this is the right option. बाकी के ऑप्शन भी हम देखेंगे। डायरेक्ट रिपेयर में क्या हो रहा होता है? डायरेक्ट रिपेयर में अगर हमारा दो चीजें की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, या तो वहां पे pyrimidine डाइमर बन जाए, वो रिमूव कर रहा होता है वो pyrimidine डाइमर, उसका कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ करके और वहां पे वो नॉर्मल बेसिस को सही कर देता है। या फिर वो मिथाइलेशन अगर हो जाता है ग्वानिन पे तो रिमूवल ऑफ मिथाइल करता है, वो रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे डीएनए मिथाइलेज यूज होता है। यहाँ पे कोई भी रिमूवल नहीं हो रहा होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, या फिर कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटता नहीं है, वहीं की वहीं चीजें सही कर दी जाती हैं और ओरिजिनल चीज को रिटेन कर दिया जाता है। बट अगर हम बेस एक्सीजन की बात करें तो बेस एक्सीजन में हमारा जो डीएनए है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इस साइड पे कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो गया, तो इस साइड के म्यूटेशन के लिए यहाँ पे पहले इस साइड को तोड़ा जाएगा। यहाँ पे एपी साइड बनती है। अगर आपने बेस एक्सीजन पढ़ा होगा तो आपको ये नाम बहुत ही इजी लग रहे होंगे कि ए प्यूरिनिक और या ए pyrimidinic साइड बनती है, क्योंकि यहाँ पे गैप आ जाता है। फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आता है जो कि वहाँ पे पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है। देन डीएनए पॉलीमरेज के बाद लाइगेज आता है जो कि लाइगेशन कर रहा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा जाता है और जो बेसिस होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। So they are saying that direct repair restore the original structure exactly of altered nucleotide without replacement. वो replace नहीं कर रहा है। While in base excision repair, the section of the DNA containing the distortion is removed. That is, वहाँ पे remove कर दिया जाता है, वहाँ पे AP site बना दी जाती है। And the correct base is added and resealed. Correct base बनाने के लिए DNA polymerase आता है, sealing के लिए ligase आता है। तो ये ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन कहे तो सही बात रहे। अब हम आगे के ऑप्शन भी रीड करते हैं। In the direct repair, homologous recombination repairs the broken region, while the base excision repair originally structure of altered nucleotide by modification. Base excision रिस्टोर नहीं करता है और ओरिजिनल स्ट्रक्चर, वो न्यूक्लियोटाइड को हटाता है, वहां पे नया न्यूक्लियोटाइड लगाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि हमारी ये लाइन ही उन्होंने गलत बोल दी है। देन जो सी ऑप्शन है वो बोल रहा है डायरेक्ट रिपेयर रीस्टोर ओरिजिनल स्ट्रक्चर बाय नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग विदाउट यूजिंग होमोलोगस टेम्पलेट, while in base excision repair the section of the DNA containing the distortion is repaired by using a homologous recombination. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एक अलग मेथड होता है और बेस एक्सीजन, उसमें जब हम बात करते हैं एक डायरेक्ट रिपेयर होता है, एक इनडायरेक्ट रिपेयर होता है। इनडायरेक्ट रिपेयर में ये सब आते हैं, बेस एक्सीजन, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन या होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि बेस एक्सीजन में ही हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को जोड़ देंगे। तो
So this option is also incorrect. In direct repair, exonuclease, a DNA polymerase and a ligase are used. ये तो बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया. अभी मैंने आपको बताया ये बेस एक्सीजन में हम यूज करते हैं, ना कि डायरेक्ट रिपेयर में. डायरेक्ट रिपेयर में जब कोई चीज टूट ही नहीं रही है तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा क्यों और लाइगेज क्यों आएगा वहां पे सीलिंग करने के लिए. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बनता है? ए ऑप्शन. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक डिफरेंस रखा है, बेस एक्सीजन एंड द डायरेक्ट रिपेयर. डायरेक्ट रिपेयर में डज नॉट रिप्लेस ऑल्टर न्यूक्लियोटाइड एंड रीस्टोर द करेक्ट स्ट्रक्चर, एक्सीज द मॉडिफाइड बेसिस एंड देन एंटायर न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस. डायरेक्ट रिपेयर breakage of covalent bond between the dimer and the removal of methyl group from the guanine. And in the base excision breakage of glycosidic bond and the phosphodiester bond दोनों ही आते हैं. तो ये बेसिक सा डिफरेंस रखा है, मैंने कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. इस बेसिक से डिफरेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following protein is essential for both initiation of the DNA replication as well as the continued advance of the replication form? तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा प्रोटीन बताओ हमें जो कि इनिशिएशन में भी हेल्प कर रहा है प्लस एलोंगेशन में भी हेल्प कर रहा है. दोनों में हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ इनिशिएट कर रहा है. हमें ऐसा कुछ नहीं बताना है. तो फर्स्ट दिया है ओआरसी. ओआरसी क्या होता है? ओरिजिन, रिकॉग्निशन, कॉम्प्लेक्स. ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि रिकॉग्नाइज कर रहा होता है ओरिजिन को. ओरिजिन का मतलब ही इनिशिएशन हो गया. वहां पे इनिशिएशन हुआ लेकिन वहां से एलोंगेशन नहीं हुआ ना. ये ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है ना, ये कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का, लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम नहीं है जो कि एलोंगेशन करा रहा है. तो यहाँ पे ओआरसी तो गलत ऑप्शन हो गया हमारे पास. देन हमारे पास जैमिनिन बचा, CDC45 बचा और CDC6 बचा. अब इसका हम प्रोसेस अगर पढ़ते हैं, जो अब जब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूकैरियोट्स में जो हेलिकेज होता है वो आता है MCM227. ये हमारा हेलिकेज होता है. जो हेलिकेज की लोडिंग हो रही होती है वो लोडिंग होती है CDC6 की वजह से और CDK की वजह से. ठीक है. तो यहाँ पे जो लोडेड हेलिकेज होता है उसके बाद उसका एक्टिवेशन होता है प्रोटीन काइनेज की वजह से, क्योंकि MCM जो हेलिकेज होता है इसका फॉस्फोराइलेशन होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये एक्टिव ही नहीं होगा. और इसके फॉस्फोराइलेशन के लिए काइनेज जरूरी होता है. कौन से काइनेज जरूरी होते हैं? CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड DDK DBF4 डिपेंडेंट काइनेज. ये काइनेज होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं व्हेन द सेल एंटर्स इन द एस फेज. G1 फेज में लोडिंग होती है हेलिकेज की, एस फेज में वो काम करना शुरू करता है. Once activated, DDK targets the loaded helicase, CDK targets the two other protein in the replication protein. Phosphorylation of these protein results in the CDC45 and GINS protein binding to the MCM227 helicase. CDC45 and GINS strongly stimulate the MCM227 ATPase and helicase activities and together form the CDC45 MCM GINS complex. देखिए यहाँ पे इनिशिएशन हो रहा है. इनिशिएशन के बाद ये जो CDC45 और GINS हैं इन्होंने हेलिकेज की एक्टिविटी को स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फॉग बना. देखिए हेलिकेज एक्टिविटी हुआ, टुगेदर फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है. मतलब जुड़े वो इनिशिएशन की साइड में था लेकिन इनकी वजह से एलोंगेशन शुरू हो गया, रेप्लिकेशन फॉग बनना स्टार्ट हो गया, एंड विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द MCM27 DNA हेलिकेज. ये जो CMG कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसकी वजह से जो हेलिकेज होता है वो अपनी एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट करता है और रेप्लिकेशन फॉग बनाना शुरू करता है. ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ठीक है CMG कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन में स्टार्ट हुआ, एलोंगेशन की इनकी वजह से एलोंगेशन भी हुआ. अब बात आती है जो CDC6 इसमें दिया हुआ है. ये CDC6 जो ऑप्शन दिया हुआ है ये इनिशिएशन में ही हेल्प करता है. ये इनिशिएशन में ही हेल्प करता है CDC6. CDC6 बाउंड रहता है, जब ये हटता है तभी MCM हेलिकेज आता है और बाउंड होता है. उसके बाद आती है जैमिनिन की बारी.
इनकी बारी। अगर हम जेमिनिन देखें तो जेमिनिन का जो हमारा होता है, ये जेमिनिन मेजरली यूकैरियोट्स में ही काम करता है, बट बेसिकली मेटाजोन्स में काम करता है। जब जेमिनिन को हमने जीनोपस लेवियस में देखा, बाइंड्स टू द लाइसेंसिंग फैक्टर CDT1, thereby sequestering it from its licensing role, promote MCM loading. Geminin is in principle CDK independent, but nonetheless under strict cell cycle control. ये जो जेमिनिन होता है ना, ये जेमिनिन जब तक बाउंडेड रहता है तब तक ये MCM हेलिक्स को आने ही नहीं देता। मतलब एक्चुअल में जब तक ये जेमिनिन बाउंड होगा ना, तब तक इनिशिएशन हो ही नहीं पाएगा। वो रोक के रखता है कि जब सेल अपनी प्रॉपर कंडीशन में आ जाए रेप्लिकेट होने की, तभी वहां पे आगे के प्रोसेस होना स्टार्ट हो, तभी वहां पे हेलिकेज हो, तभी उसकी हेलिकेज की लाइसेंसिंग हो। तो ये जेमिनिन जो होता है वो एक्चुअली इनहिबिटर की तरह काम कर सकता है, हम ये बोल सकते हैं, जो कि लाइसेंसिंग इनहिबिटर होता है। लाइसेंसिंग को इनहिबिट करके रखता है, क्योंकि वो ये बोलता है कि अभी टाइम नहीं आया है कि इसकी लाइसेंसिंग हो, तो अभी जरूरत ही नहीं है MCM हेलिकेज की। इस वजह से जेमिनिन बाउंड रहता है। तो एक्चुअल में वो इनिशिएशन होने से पहले ही बाउंड रहता है, एलोंगेशन में पार्ट रोल प्ले नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सारे प्रोटीन की। तो अगर हम इसमें देखें, जेमिनिन जो है ये भी इनिशिएशन से पहले बाउंड हो रहा था, CDC6 इनिशिएशन में बाउंड हो रहा था, एलोंगेशन में ये रिमूव हो जाता है, क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं होगा हेलिकेज अपना काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, CDC45। ये हमको भी पता है CMG कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसकी वजह से ही एलोंगेशन हो रहा होता है। इनिशिएशन से लेके एलोंगेशन का पार्ट CMG कॉम्प्लेक्स कर रहे होते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज CDC45. Let's go into the next question. In bacteria, many tRNA genes do not contain CCA sequences found at the 3' end of tRNA. In this context, which one of the following statement represent the correct explanation? ये बोल रहा है बैक्टीरिया में जो tRNA जीन्स होते हैं वो CCA सीक्वेंस नहीं मिलता है उनका 3' एंड पे। तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इन दिस tRNA अमाइनो असाइलेशन अकर्स एट द 3' एंड ऑफ द tRNA irrespective of the presence of the CCA sequence. द प्रॉब्लम इज जो CCA सीक्वेंस होता है ना, ये एक तरीके से हम बोलते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किया जाता है tRNA में, इस सीक्वेंस को ऐड किया जाता है। जब मैच्योर tRNA होता है ना, tRNA बना, उसके बाद मैच्योरेशन होती है उस tRNA की, उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। और जब तक ये CCA सीक्वेंस नहीं लगेगा तब तक अमाइनो असाइलेशन होगा ही नहीं, उस पर अमाइनो असाइलेशन नहीं हो सकता। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Second statement is saying CCA sequence is added to these tRNA transcript in a DNA template independent manner. जो ये CCA जो होता है इसको ऐड किया जाता है, और जो ऐड करता है ना वो DNA template independent manner में होता है। तो ये देखिए, ये मैंने वॉटसन से ही लाइन उठाई है। एक्चुअली जहां जहां मैंने ये सारे एक्सप्लेनेशन रखे हैं सब के सब वॉटसन से हैं। अगर आप वॉटसन को रेफर कर रहे हैं तो ये एक भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। All tRNA end at the 3' terminus, it is not 30, is 3' terminus with a sequence of 50 to 30 CCA sequence 5', it is not 30, it is 5' CCA to 3'. And this CCA adding enzyme, ये जो एंजाइम होता है ये एक्चुअल में यूज होता है इस CCA सीक्वेंस को ऐड करने के लिए, adds the terminal CCA to the tRNA that initially lacked this sequence. जो भी tRNA इनिशियली लैक करता है इस सीक्वेंस को, ये CCA एडिंग एंजाइम उसमें ऐड कर रहे होते हैं। दिस CCA एडिंग एंजाइम ऐड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू द एंड ऑफ द tRNA विदाउट एन RNA और DNA टेम्पलेट। उसको RNA और DNA टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती, मीन्स इट इज RNA और DNA टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। So this is the right option for us. It is a RNA और DNA independent manner में ये CCA sequence जो होते हैं वो ऐड होते हैं। These tRNA exploit the process of trans splicing to include the CCA sequence at their 3'.
भाई स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स का रिमूवल किया जाता है। इंट्रॉन्स का रिमूवल और सीसीए का एडिशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं, हम इनको मिक्स क्यों कर रहे हैं? सो दिस इज द एब्सर्ड स्टेटमेंट, कोई मतलब नहीं है इस स्टेटमेंट का। द एब्सेंस ऑफ सीसीए सीक्वेंस अकर्ड ओनली इन द लास्ट कॉमन एंसेस्टर during the course of evolution, and the current day tRNA genes always possess a sequence to encode the CCA end of the tRNA। कुछ भी बोला हुआ है, कुछ भी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि कोई इवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ, क्यों सीसीए हुआ। सीसीए मॉडिफिकेशन इसलिए ही होता है जिससे कि अमाइनो एसाइलेशन इजीली हो सके। एक ये मॉडिफिकेशन है, जैसे फॉस्फोराइलेशन होता है, एडेनाइलेशन होता है, सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। इस तरीके से सीसीए का भी मॉडिफिकेशन होता है। So this is also a wrong statement. So the correct statement is B. Now let's move further. Next question is saying mitochondrial protein synthesis is of prokaryotic origin. ये हम सब थोड़ा थोड़ा इससे होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस बिहेवियर शो करता है और ये माना जाता है उनका जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोट्स हैं। Following statements are being made about the ribosomes from bacteria and माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस स्टेटमेंट को रीड करने से पहले मैं एक टेबल आपको दिखाना चाहती हूँ, इसका रेफरेंस मैंने डाल दिया है। अगर आपको ये सारे सोल्यूशन चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैं वहां पे ये सब शेयर करती हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पे लिंक प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स माय टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। तो ये मैंने पूरा सोर्स मैंने लिखा हुआ है, कहां से मैंने ये पूरी टेबल उठाई है, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हमें क्या देखना है, हमें बैक्टीरिया देखना है और मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया देखना है। तो मॉलिक्यूलर मास से अब ये हमें कोई मतलब नहीं है, हमने को क्या मतलब है कि एक्चुअल में इनकी क्या यूनिट होती है। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो होता है 70s और मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है 55s। ये जो आरएनए और प्रोटीन का रेशियो होता है, मतलब कितने आरएनए से कितने प्रोटीन जनरेट हो रहे हैं। बैक्टीरिया में 2:1 होता है, मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में 1:2 होता है। इसकी सब यूनिट देखते हैं। बैक्टीरिया में 30s प्लस 50s होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में 28s और 39s होती है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब जरा हम स्टेटमेंट अगर देखें, द बैक्टीरियन राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट दैट इज 30s एंड 50s। ऐसा कुछ पढ़ा हमने, 30s और 50s, हाँ जी ऐसा पढ़ा हमने। देन whereas in mitochondria of mammals these subunit are 28s and 39s। क्या ऐसा भी कुछ पढ़ा हमने? हाँ, ऐसा कुछ देखा हमने कि 28s और 39s होती है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। चलो ये दो ऑप्शन तो हमारे लिस्ट से ही बाहर हो गए कि ये ऑप्शन हमें देखने ही नहीं है। अब हमें बी और डी ऑप्शन देखना है। इन बैक्टीरियल राइबोसोम द आरएनए प्रोटीन रेशियो इज अबाउट 2:1, whereas the mitochondrial ribosome this ratio is usually 1:2। ऐसा कुछ देखा था क्या हमने? आरएनए टू प्रोटीन 2:1 and in mitochondria it's 1:2। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आप देख रहे हैं इस एक टेबल की वजह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ए और बी ऑप्शन हमें सही मिल गए। सी भी देख लेते हैं। बोथ बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 30 और 50s। नो, ऐसा नहीं देखा हमने। बोथ द माइटोकॉन्ड्रियल एंड बैक्टीरियल राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए प्रोटीन इन अ रेशियो ऑफ 1:1। नो, it is 2:1 in bacteria and 1:2 in mitochondria. So the correct option is A, that is A and B only. I am hoping now you are getting the questions. कितने easy questions आए थे। Let's move further. Which one of the following region of the target gene is not used for making RNAi, that is interference RNA to construct to knock down its expression? अगर ये बोल रहे हैं कि RNAi में कौन सी चीज हम नहीं यूज कर सकते जिससे कि वो टारगेट जीन का एक्सप्रेशन नॉक डाउन कर दे, मतलब RNAi फंक्शनल होना चाहिए। तो अगर हम नॉर्मल आरएनए का स्ट्रक्चर देखें, जो मेच्योर आरएनए होगा अगर, जो कि काम करता है एक्चुअल में, उसमें हमारे पास कुछ एक्सॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, कुछ एक्सॉन्स होते हैं। ये 5' स्ट्रक्चर होता है, ये 3' होता है। एक्सॉन से पहले कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि
जिसको हम बोलते हैं यूटीआर रीजन्स। 3 प्राइम से पहले भी कुछ यूटीआर रीजन होते हैं। ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जो कि एक्चुअल में ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ स्टार्ट कोडॉन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टॉप कोडॉन यहाँ से स्टॉप कर देंगे, तो इतना ही फंक्शनल प्रोटीन तो इतना ही निकल के आएगा ना हमारे पास। तो कुछ यूटीआर्स होते हैं जो अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। क्या इनमें कोई भी इंट्रॉन होता है? क्योंकि इंट्रॉन्स तो पहले से ही रिमूव कर दिया जाता है विद द प्रोसेस नोन एज द स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से ये इंट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं, तभी तो हमें फंक्शनल आरएनए मिलता है। अब वो आरएनए या तो आरएनए आई हो सकता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, कोई भी हम आरएनए ले लें, उसमें ये इंट्रॉनिक रीजन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तभी वो फंक्शनल आरएनए होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज इंट्रॉनिक रीजन, नॉट एक्सोनिक, नॉट 3 प्राइम यूटीआर, नॉट 5 प्राइम यूटीआर। ये तीनों ही रीजन प्रेजेंट होते हैं कोई भी आरएनए का स्ट्रक्चर। अगर हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट डिस्क्राइब एज रेट्रो एलिमेंट encompasses, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि रेट्रो एलिमेंट होता है? तो लेट्स सी, ये आपके पास एक पूरी एक टेबल है। अगर हम देखें जो रेट्रो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, एक्चुअल में वो किस तरीके से ट्रांसपोज करते हैं? वो करते हैं कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म से। मींस डीएनए से आरएनए बनेगा, देन आरएनए से सीडीएनए बनेगा और वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। एक होते हैं नॉर्मल ट्रांसपोजोन्स जो कि कट एंड पेस्ट पे काम करते हैं, मतलब वो डीएनए के स्ट्रैंड में से कट होंगे और दूसरी जगह जाकर के पेस्ट हो जाएंगे। तो ये पूछ रहे हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स कौन से हैं। तो अगर हम देखें रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, हमारे पास कुछ ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, कुछ ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं। ये दोनों ही कैटेगरी में हमारे पास रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? टी-वाई एलिमेंट इन ईस्ट, कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, एफ एंड जी एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, लाइन एंड साइन एलिमेंट इन मैमल्स एंड एएलयू सीक्वेंस इन ह्यूमंस। ये हमारे पास रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? पी एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, लाइन बट नॉट साइन इन ह्यूमन। पी एलिमेंट अगर हम देखें, ये देखिए पी एलिमेंट सबसे बड़ी बात ट्रांसपोजोन्स में आते हैं, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में, नॉट की कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म में। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, साइन बट नॉट लाइन, लाइन भी होता है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन इज सेइंग कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, लाइन्स एज वेल एज साइन इन ह्यूमन, टोटली करेक्ट ऑप्शन। देन P एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, लाइन्स एज वेल एज साइन, P एलिमेंट नहीं होता है, वो नॉर्मल ट्रांसपोजोन्स में होता है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज C, कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, लाइन्स एज वेल एज साइंस इन ह्यूमंस। ठीक है, ये टेबल है, बहुत ही इजिली आप इसको थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The following statement are made with reference to DNA replication. DNA replication के बारे में कुछ statements दिए हुए हैं. Let's go. A statement is saying camptothecin causes intrastrand and interstrand cross-link in DNA, leading to stalling of replication fork. इंटरस्टैंड और इंटरस्टैंड की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फॉर्क लीड ही नहीं कर पाता है। तो अगर हम देखें, जो ये कैम्प्टोथिसिन होता है, कैम्प्टोथिसिन के साथ साथ इटोपोसाइड भी एक इनिबिटर होता है। ये जो इनिबिटर होते हैं ये टोपो आइसोमरेज के इनिबिटर होते हैं, ना कि इंट्रा और इंटरचेन के क्रॉस लिंकिंग के। तो इट इज द इनिबिटर ऑफ टोपो आइसोमरेज। ट्रीटमेंट विद ईदर ऑफ दीज इनिबिटर लीव्स अ ब्रेक इन अ डीएनए that terminates the DNA replication when DNA polymerase attempt to use it as a template. कैंसर थेरेपी में हम इसे इन ड्रग्स को यूज करते हैं, ये रेप्लिकेशन ही नहीं होने देते हैं। तो इट इज द इनहिबिटर ऑफ टोपोआइसोमरेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सॉरी। तो अगर हम देखें इंट्रा और इंटरस्टैंड की क्रॉस लिंकिंग के लिए हमारे पास दो अलग ड्रग हैं, सिस्प्लेटिन एंड बीसीएनयू, बिसक्लोरोइथाइल इंटीरोसो यूरिया। ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इंटर और इंटरस्टैंड डीएनए क्रॉस लिंक करते हैं व्हेन जी रेसिड्यू आर एडजेसेंट टू ईच अदर। These cross-link, particularly interstrand variety, interfere with DNA elongation. Cisplatin is a major drug used to treat the metastasis
testicular cancer, and BCNU is used to treat the brain tumor and leukemia. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि ये एक इनहिबिटर ऑफ टोपोआइसोमरेज होते हैं. तो अगर टोपोआइसोमरेज नहीं होगा तो डीएनए की जो कॉइलिंग होगी वो रिमूव नहीं हो पाएगी और डीएनए कॉइल होता जाएगा और वो रेप्लिकेशन आगे नहीं कर पाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग प्रिवेंशन ऑफ रीइनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेम सेल साइकिल इज मीडिएटेड बाय रेगुलेटिंग द लोडिंग ऑफ इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स दैट इज ORC. पहली बात, ये जो रेगुलेशन होता है वो CDC6 करता है, ना कि ORC करता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अपने पास बच्चे ही C और D ऑप्शन है तो कुछ तो सही होगा ना, ऐसा नहीं ना सब कुछ ही गलत दे देंगे. फिर भी हम रीड करते हैं. अब ग्लूटामिन टू एलेनिन म्यूटेशन इन द न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग पॉकेट ऑफ अ DNA polymerase III could lead to the incorporation of ribonucleotide in the extending DNA chain. ओके, ये ऑप्शन अभी हम होल्ड पे रखते हैं. लेट्स रीड अबाउट द थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसकी जब हम रिसर्च पढ़ते हैं ना तो कहीं कहीं पे यहाँ पे ग्लूटामेट की जगह टायरोसिन लिखा हुआ है, तो ये अभी हम होल्ड पे रखते हैं. अ म्यूटेशन इन जीन एनकोडिंग टोपोआइसोमरेज 2 could lead to the entanglement of the DNA daughter strand during replication. टोटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये. अगर भाई जीन कोडिंग में म्यूटेशन हो गया, अगर जीन में म्यूटेशन हो गया दैट मीन्स नो टोपोआइसोमरेज जो प्रोटीन बन रहा है वो बनेगा ही नहीं. अब ये टोपोआइसोमरेज बनेगा नहीं, डीएनए की सुपर कॉइलिंग खत्म नहीं होगी, मतलब डीएनए टेंगल्ड ही रह जाएगा, एंटेंगल्ड रह जाएगा. और डीएनए अगर एंटेंगल्ड हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो जो रेप्लिकेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा. तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. डी हमारा किसमें, सी, इस वाले ऑप्शन में डी है और इस वाले ऑप्शन में डी है. बी हमने पहले से ही गलत कर दिया तो हमारे पास ऑप्शन ही सी बचता है. तो हम इस ऑप्शन को सही मानेंगे कि ग्लूटामिन से एलेनिन का म्यूटेशन जो होता है बाइंडिंग पॉकेट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज III कुड लीड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड इन द एक्सटेंडेड डीएनए चेन. सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? या फिर आप यहां भी देख सकते हैं, ये मैंने उसका एक्सप्लेनेशन रखा है, जो ये डीएनए ये मैंने उसका एक्सप्लेनेशन रखा है ORC काम करता है या नहीं करता. तो ORC नहीं, यहाँ पे अगर CDK का लेवल हाई रहेगा तो हेलिकेज अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा. CDC6 का मेजरली अगर हाई रहेगा तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है. ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन का मैंने वहां एक्सप्लेनेशन रखा है. सो आई एम होपिंग कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमने ये एक्सप्लेन किया और किस तरीके से मैंने इसका हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें रखा है. आपको होपिंग कि सारी चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आई होंगी कि कौन सा ऑप्शन हमने क्यों गलत किया है. पॉइंट ये नहीं होता कि आपको राइट ऑप्शन पे पहुंचना है. पॉइंट ये होता है जब आप प्रिपरेशन में होते हो तो जो हमने ऑप्शन गलत किया है वो गलत किया क्यों है, हमें ये पता होना जरूरी है. क्योंकि आज के दिन अगर आज एक एग्जाम हुआ है उसमें वो ऑप्शन गलत है, नेक्स्ट एग्जाम में वो ऑप्शन को कहीं ना कहीं सही करके वो लोग लिख सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके, और आपको बहुत हेल्प मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से. सो आई एम होपिंग दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रैक योर CSIR अपकमिंग एग्जाम. सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and also share all these video with your friends who are preparing for the CSIR. And thank you and all the very best for your upcoming exams.